सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज से हम लोग पीवाईक्यू को पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने इसको अगर अच्छे से कर लिया तो आपने 80% पेपर अपना वैसे ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि 80% पेपर जो होता है वो आपके पीवाईक्यू से ही आता है। तो मैंने कुछ ईयर का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र करा दिया था और कुछ बाकी था, तो मैं अब उसको कंप्लीट करा दूंगी। और आप सभी को तो पता ही होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है और 17 से लेके 25 जनवरी तक क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सही से भर दें, क्योंकि इसमें अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए एग्जामिनेशन फॉर्म को सही से फिलअप करिए और अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी फरवरी सेकेंड वीक में है। देखिए, सेकेंड वीक 15 से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वीक आपका 7 से 14 के बीच में ही होता है। बट देखिए क्या होता है। बट बहुत जल्दी आप लोगों की क्या होगी, एग्ज़ाम डेट भी पूरा शेड्यूल आप लोगों का जारी हो जाएगा। तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 20-25 दिन। तो आप इसको इधर उधर में वेस्ट मत करिए, अच्छे से लग जाइए और तैयारी करिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा सन 2016 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे। हम लोग का जो फर्स्ट पेपर होगा वो कौन सा होगा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। हम अब शेड्यूल जारी हो जाने दीजिए। जहाँ तक है कि फर्स्ट डे आप लोग का 2 पेपर पड़ेगा, सेकेंड डे आपका 3 पेपर पड़ेगा, उसके नेक्स्ट दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन आप लोग का 2 पेपर पड़ेगा। पहला पेपर आपका क्या होगा, वर्तमान भारतीय समाज होगा। सेकेंड पेपर आपका नवीन प्रयास होगा। थर्ड पेपर आपका साइंस का होगा। फोर्थ पेपर जो आप लोग का होगा वो मैथ का होगा। फोर्थ कौन सा होगा, मैथ का होगा। आपका जो फिफ्थ पेपर है ये आपका सामाजिक विज्ञान का होगा। और सेकंड वो 6 पेपर आप लोग का किस चीज़ का होगा, तो ये आपका हिंदी का होगा। और आपका 7th पेपर जो होगा वो इंग्लिश का होगा। तो आप सभी अब लोग जहाँ भी हैं सारे काम काज को छोड़ के और 2 घंटे 3 घंटे आराम से जुट जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप सभी को पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। और आपने जितने अच्छे से प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया, सोच लीजिए कि आप उतना अच्छा नंबर करके आएंगे, अच्छा स्कोर बनेगा आपका और 90+ परसेंटेज भी आपके आएंगे। तो अब 90+ परसेंटेज लाना ये आपके हाथ में है। हम लोग को क्या है, सिर्फ कहना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे तो वो आप सभी के लिए बेस्ट होगा। सुबह में सर ने मैथ की क्लास ली, बहुत अच्छा मैथ सर ने पढ़ाया, तो आप भी देख लीजिए। अगर मैथ अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्ट कर दीजिए मैथ को पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैथ बहुत टफ है, सारी मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपने कभी मतलब पढ़ने से ही डरते हैं तो वो आपको हमेशा ही टफ लगेगी। बट चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए तो वो चीज़ें आपको टफ नहीं लगेगी। आप इंग्लिश और मैथ दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादातर बैक इस बार इंग्लिश और मैथ में ही लगनी है। तो जो बच्चे मैथ और इंग्लिश से डर रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अभी तक जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अरे अब तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो आप भी सोचेंगे कि हम ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 21, 11, 51 ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे। और कोशिश यही की जाएगी कि आपको चीज़ें अच्छी दी जाएँ, प्रोवाइड की जाएँ, अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को करिए, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी कराया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस अब लग जाइए अपनी तैयारी में। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने जब भी पढ़ाया है, मैंने हर बार इस पुस्तक की बात की है कि ये आप सबकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को उठाइए और देख लीजिए खुद। आपको मतलब अगर आप पवन सीज या राजन सीज कोई भी ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर का भी यूथ का आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट, आप उसको ही ले आइए
और एक बार पेपर फर्स्ट देखिए कि सन 2023 में क्या आया, 22 में क्या आया, 21 में क्या आया। ऐसे आप खुद चीज़ों को देखिए और समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं आप सभी के लिए। क्या है? कॉमन है। मतलब दिव्य क्षपन अगर पुस्तक पूछा गया है ये आपके सन 2016 में, तो हो सकता है आपके सन 2018 में भी पूछा गया, और हो सकता है कि आपके सन 2025 में भी आ जाए। तो जो चीज़ें आ रही है, रिपीट हो रही है, आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ये आप लोगों के वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई वो जॉब के लिए आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि हाँ इससे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम बनेंगे, आप कंपटीशन बीट कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको सिर्फ क्या होना है, पास होना है। हाँ, बस इसमें आप तैयारी अपनी बेहतरी के लिए करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बेहतर से पढ़ेंगे तो आपका टेट अच्छे से निकल जाएगा, सीटेट अच्छे से निकलेगा, साथ में वैकेंसी आने की जो चांस है, तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपका सुपर टेट अच्छे से होगा। तो अगर आपने बीटीसी अच्छे नंबर से किया तो यहाँ पे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा ही, डेवलप होगा। साथ में आप टेट, सीटेट, सुपर टेट भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भी भरा था इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी, बट उनका बैक लग गया। तो उनका क्या हुआ कि सीटेट नहीं निकला, सॉरी। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ कि साइंस में लोगों का बैक लगा है, संस्कृत में बैक लगा हुआ है, और कंप्यूटर में बैक लगा हुआ है, मैथ में बैक लगे, मतलब 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में बैक लग रहा है। तो आप सोचिए कि आपको क्या ही आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। एक सब्जेक्ट में लग जाए तो हाँ चलिए कि हाँ आपने सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें रह गई, एक सेकंड के लिए ऐसा मान सकते हैं। बट अगर आपके 4-4 सब्जेक्ट या 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में बैक आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपके बैक आ गए तो आप तो सेमेस्टर फेल हो गए। बट अगर आपका 2 में भी बैक लग रहा है तो क्यों ही लग रहा है? मतलब जो आ रहा है वो कक्षा 1 से 5th तक के ही सिलेबस तो हैं, इससे बाहर तो है नहीं। तो अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो अपने आप को इतना तो बेहतर कर ही लीजिए कि आप ये कह सके कि हाँ मेरा सेमेस्टर बैक नहीं लगा था, मैंने अपना सेमेस्टर अच्छे से किया और अच्छे से निकाला। आपको ये टेंशन ना रहे। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा आपका सेमेस्टर निकल गया, आप किस सेमेस्टर में हैं, तो आप बोल तो दें उससे कि हाँ मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, बट अंदर ही अंदर चले कि मेरा साइंस में बैक लगा है, मैथ में बैक लगा है। ऐसा मत करिए, सीरियस हो जाइए। 20 दिन है, 20 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, और अच्छे से भी क्या, आप मुश्किल से 2 से 3 घंटे दीजिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे मात्र। 20 से 25 दिन आप खुद अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर 2 घंटे 3 घंटे दे रहा है तो उसका बीटीसी में बैक नहीं लगेगा। बट बात में भी इसमें एक ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बुक खोल रखे हैं, सीरीज खोल रखे हैं और मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप सीरियस होके, अपने आप से ईमानदार होके चीज़ों को पढ़िए, आपका ज़रूर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि दिव्य क्षपन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दिव्य क्षपन जो पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? दिव्य क्षपन पुस्तक के लेखक गीजूबाई बधेगा हैं। मैंने कई बार बताया कि दिव्य क्षपन पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपसे पूछता है हस्तकला, हस्तकला किससे संबंधित है? हस्तकला, तो हस्तकला अगर आपसे पूछ रहा है तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। मदरसा शिक्षा की बात कौन करता है? मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उसको याद रखिए। मैंने कई बार आपसे, जितनी भी बार मैंने क्लास आपको दी है, मैंने बार बार आपसे कही कि कुछ भी तैयार मत करिए। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आ रहे हैं, आप उनको तैयार करिए। देखिए, अनौपचारिक, औपचारिक, अब ये दोनों अगर आपके पास आ रहे हैं और मैंने आपको बताया है तो आप क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं? आप नोट्स बनाइए और अपने नोट्स में लिखते जाइए कि हाँ मुझे अनौपचारिक पढ़ना है, औपचारिक पढ़ना है, दिव्य क्षपन पढ़ना है। ऐसे में जो जो चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ आप चीज़ें लिखते जाइए। अगर आप 50 प्रश्न लिख रहे हैं और 50 प्रश्न आपने, हो सकता है कि इम्पोर्टेंट पे निशान लगा रखा हो, और मैं आपको बताते बताते चीज़ें 25 ही कर दूँ, और आपको मतलब कम चीज़ें ऐसी हों आपके पास, शॉर्ट चीज़ें हों, और एग्जिट आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो सीरियस हो जाइए और आप सभी अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप खुद इतने समझदार हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं तो आप छोटे बच्चे नहीं होंगे। बहुत से ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन
पीजी, साथ में डिप्लोमा की डिग्री, बीएड और पता नहीं कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के कुछ पॉइंटों से रह के और आ रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कुछ भी समझाना अच्छा नहीं है, वो खुद में अवेयर हैं। तो आप लोग ऐसी लापरवाही मत करिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक, मैंने कहा कि अनौपचारिक औपचारिक दो ही चीज पूछता है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा का स्थान क्या है, निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक, अनौप मतलब जिसमें आ है नौप, आ लग गया ना, अनौपचारिक, और ये क्या हो जाएगा, औपचारिक। औपचारिक क्या है, अनौपचारिक और औपचारिक। ना मतलब जिसमें निगेटिव का ही भाव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि ऐसी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि वह जहाँ पे स्थान निश्चित नहीं होता है, समय भी निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा होगा। क्या होगा, अनौपचारिक मतलब क्या हो रहा है कि स्थान निश्चित नहीं होता। अगर यही पूछ लेता औपचारिक, औपचारिक चीज़ों को पढ़िए, तोड़िए और अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिए। अनौपचारिक मतलब जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं, और औपचारिक जहाँ पे सब निश्चित है, यानी चार दीवारी के अंदर आप एक निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपकी क्या है, औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि जहाँ पे ना जाओ, जहाँ पे कोई स्थान निश्चित नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, वो आपका क्या हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया। स्थान निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं होता, और आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आपको जब जो चीज़ आया पढ़ा, नहीं मन आया नहीं पढ़ा। घर पे आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, ऐसे ही तो हो कि आप स्वतंत्र हैं। अभी मैं आपसे कह रही हूँ पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपका मन होगा तब आप कॉपी उठा के पढ़ेंगे, आपका मन नहीं होगा नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये शिक्षा आपकी क्या हो गई, अनौपचारिक शिक्षा हो गई। इसमें क्या होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है आपका, है ना आप एक टाइम में बंधे हुए हैं। आप अगर स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, तो आपका टाइम फिक्स है कि हाँ मुझे इतने बजे जाना है और इतने बजे आना है, तो वहाँ पे आपकी टाइम फिक्स होती है। वो आपकी क्या है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हमें कहाँ प्राप्त होती है, विद्यालय में। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है, हमें घर में प्राप्त हो गई, आस पड़ोस में प्राप्त हो गई। अनौपचारिक शिक्षा हमें कहीं भी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान की कौन सी ऐसी भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा मिला है, तो ये आपकी कौन सी भाषा है, हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी को क्या मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या कथन किसका है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया या कथन किसका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया या कथन किसका है, तो यह कथन जॉन डेवी का है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जॉन डेवी का है। तीन मुखी, इसमें होता क्या क्या है, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें सिलेबस होता है ना, क्या हो गया आपका, पाठ्यक्रम हो गया, टीचर हो गया, और क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। मतलब शिक्षा पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, साथ में बच्चे का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम है, बच्चा है, तो पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का होना भी अनिवार्य है। इसीलिए जॉन डेवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया दी शिक्षा की। नेक्स्ट, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, अतः उपयुक्त विकल्प में से एक भी सत्य, मतलब इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सारे क्या हैं, गलत हैं। क्यों, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन्मजात, जो हमारे जन्मजात शक्तियां हैं उनका विकास करना। क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं सिंगिंग में होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं डांसिंग में हैं, तो शिक्षा क्या कर रही है, शिक्षा इन सभी गुणों को क्या कर रही है, अंदर से वो बाहर निकाल रही है ना। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। वो सिर्फ एक चीज पे आपके काम नहीं कर रही है कि आपका एक ही डेवलपमेंट पे वो काम कर रही है, वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही है आपकी शिक्षा। नेक्स्ट, दूरवर्ती शिक्षा क्या है। देखिए, दूरवर्ती शिक्षा आप पत्राचार के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं ना। दूरस्थ शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा का ही उदाहरण हुआ। आपका क्या है, स्वतंत्र स्व अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन ये भी दूरवर्ती शिक्षा में हो सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। थोड़ा
ब्लर हो गया है, ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के 3 बिंदु, अभी मैंने बताया था कि त्रिदिवीय प्रक्रिया किसने दिया, तो जॉन डीवी ने दिया। याद करते चलिए, क्या बताया था कि जॉन डीवी ने दिया, और मैंने उसमें बताया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए। क्यों, देखिए आपके पास कोई पाठ्यक्रम है, जैसे आम है, अब बच्चे तो नहीं जानते हैं, तो एक शिक्षक ही तो बताएगा। ये टीचर है आपका, क्या कह रहा है कि ये मैंगो है, ये मैंगो है, और किसको बता किसको रहा है, तो बच्चे को बता रहा है। बच्चे को क्या बता रहा है कि बेटा ये देखो क्या है, मैंगो है। तो इसलिए बच्चे का होना भी अनिवार्य है, शिक्षक का भी होना अनिवार्य है, और एक पाठ्यक्रम का भी होना अनिवार्य है। इसलिए शिक्षण में कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टीचिंग क्लासेस से, वहां पे आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। शिक्षण को क्या रोचक और प्रभावशाली बना देगा, तो अगर बात करें शिक्षण को क्या कह रहा है कि रोचक और प्रभावशाली बना देता है। देखो, आप चित्रकला के माध्यम से शिक्षण को नहीं रोचक बना पाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट होगा इसमें, बहुत से ऐसे बच्चे नहीं होगा। विज्ञान, हर मतलब सारे सभी ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट हो। बट शिक्षण में आप प्रयुक्त युक्तियाँ, आप अपने शिक्षण में कुछ ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, कुछ युक्तियां, कि हाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सभी बच्चों के लिए क्या हो, सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। और जब सारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा। अगर आप बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कोई चीजें सिखा रहे हैं, तो वो चीजें बच्चों को क्या कर रही हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। आप टेलीविजन में विजुअल चीजें दिखा दे रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीजें समझानी है, आपने कोई भी टॉपिक ले लिया और उसको आप टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, आप अपने स्मार्ट टीवी पे दिखा रहे हैं। उसमें बच्चा क्या कर रहा है, एक तो चित्र के माध्यम से देख रहा है ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत है, तो वो चित्र के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देखने में जिनको प्रॉब्लम है, वो सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे रोचक उन लोगों का बना रहेगा, चीजों को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप थोड़ी देर क्या कर रहे हैं, स्टोरी आपने कोई चलाई, फिर उसको आपने रोक दिया, पुश कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। अब बच्चों के मन में है कि सर कब ये पूरी स्टोरी देखने देंगे। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खाली टीवी चलनी ही चाहिए, उसमें क्या आ रहा है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं, बट देखने में इंटरेस्ट है। तो अपने क्या करेंगे कि शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियां हैं उसको प्रभावशाली आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चीज़ों को आप समझते चलिए, जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही अच्छा आप अपना एग्ज़ाम करके आएंगे। थोड़ा लिखने का तरीका आप सुधारिए, चीज़ों को समझिए, आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे आपके एग्ज़ाम में, आपका रिवीजन में आपके बहुत क्या होगा, महत्व मिलेगा। मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा, चीज़ें जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब आप चीज़ें अगर समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की पड़ी हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, उसको लाइक कर दीजिए। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का क्या कर रहा है, अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रॉबेल का है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक क्या कर रहा है, अपनी जन्मजात शक्तियों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रॉबेल का है। फ्रॉबल ने और कौन सा दिया था कथन निष्कर्ष से, आप लोग मुझे बताइए। मारिया मांटेसरी भारत कब आई, मारिया मांटेसी, मेरिया मांटेसी लिखा है, गलत लिखा है। मारिया मांटेसी भारत कब आई, तो ये आपका सन 1939 में आई थी। जनसंख्या शिक्षा का सबसे अधिक उत्तरदायित्व कौन है, तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों को है। क्यों, शिक्षक अगर अच्छे से चीज़ों को बताएगा, बच्चों को समझाएगा, तो वही बच्चे तो आगे चल के बड़े हो रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ के रखेंगे। तो पर्यावरण हुआ, जनसंख्या हुआ, इन सब चीज़ों पे क्या होगा, नियंत्रण बना के रखेंगे।
शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, अच्छे टीचरों की क्या है? कमी है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है आपका, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, क्यों? छात्र को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, सही बात है। शिक्षकों को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, ये भी सही है। शिक्षण को योजनाबद्ध करने, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाठ्य योजना का निर्माण हम लोग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि शिक्षण का एक योजना बना लेते हैं कि हाँ मुझे पहले ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना है। एक चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, लाइन में आ जाएगी कि हाँ आपको इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। इससे चीज़ों को आप अच्छे से समझा पाएंगे कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें पढ़ाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको हाई लेवल पे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, प्राप्त होती है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो परिवार के द्वारा ये सारी चीजें क्या हो रही है? बच्चों को प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो ये आपके आदर्शवाद पे आधारित है। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के। अगर आपने 15 में से आपने 14 कर लिया, हम 15 में से 15 भी नहीं करें, अगर आपने 15 में से 14 कर लिया, बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। क्योंकि आपने अगर यहाँ 15 में से 14 कर लिया तो जो आपका 15 नंबर का वेरी शॉर्ट आ रहा है, अगर आपने यहाँ 14 किया है तो गारंटी है कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप वहाँ 15 में से 10 करेंगे। तो 14 10 24, पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए? 50 में 25 नंबर चाहिए। अगर आपने 30 में से 24 नंबर अगर ले आया तो बचे आपके पास 20 मार्क्स, है ना? 20 मार्क्स बचे हुए हैं, तो क्या 20 में से आप 10 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आराम से आप कुछ भी, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं, प्रीवियस ईयर को पढ़ के आप आराम से 34 से 35 नंबर लेके आएंगे। तो आप चीज़ें पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है कि टैगोर को किस धारणा पर विश्वास था? तो टैगोर को किस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार बना लीजिए, किस पे विश्वास था? और ये पूछता है कि किस, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सत्यम शिवम सुंदरम पे कौन विश्वास रखता था? तो ये टैगोर साहब हैं। टैगोर को सत्यम शिवम व सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका पे विश्वास रखते थे। उन्होंने, इनके अनुसार क्या है कि शिक्षा चेंज होती रहती है समय के अनुसार। फ्रॉबल के किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। एजुकेशन ऑफ मैन, याद कर लीजिए, ये भी पूछता है कि एजुकेशन ऑफ मैन किसने दिया? तो फ्रॉबल ने दिया, है ना? मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग किसने दिया? फ्रॉबेल ने दिया। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? फ्रॉबेल ने दी। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग उसको याद रखिए कि विद्यालय को उद्यान यानी मतलब विद्यालय को बगीचा और बच्चे को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा? तो फ्रॉबेल ने कहा। नेक्स्ट, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें क्या है कि परिवार है, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा का क्या है? एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या स्थिति का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषता। इसमें स्वतः अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा है। देखिए, आप कहीं होंगे, किस, आप सिटी में हैं, मुझे नहीं पता, मैं किस सिटी में हूँ आपको नहीं पता, बट मैं शिक्षा दे रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है? दूरस्थ शिक्षा का ही तो उदाहरण है। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम चीजें स्वतः ग्रहण करते हैं। आपको जो चीज चाहिए आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और आपके पास चीजें पहुंच रही है। ये एक दूरस्थ शिक्षा का क्या है? उदाहरण है। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य। अनौपचारिक, जहाँ पे मैंने बता दिया
इसको थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अनौपचारिक औपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौप मतलब इसमें क्या है कि ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, ना कोई टाइमिंग है, ये कहीं भी प्राप्त हो सकती है। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब राह चलते लोग जो जन संचार है उनसे प्राप्त की जाती है। इसमें लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते, इसमें हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और ना ही कोई निश्चित क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, ना पाठ्यपुस्तक होती है, ना समय सारणी होती है। बट इसकी जगह औपचारिक शिक्षा पूछ लेता तो आप बस यही लिख देते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह है जहाँ पे निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होती हैं, और क्या होती है? समय सारणी होता है, और इसमें हम क्या करते हैं? एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए चीजें ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम जैसे ऑडियो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का क्या कर रहे हैं? समायोजन करके दर्शकों व श्रोताओं तक क्या कर रहे हैं? पहुंचाते हैं। ये आपका मोबाइल हो गया, है ना, टीवी हो गया, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया का ही तो है। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेके कहाँ तक है? उच्च स्तर तक। बौद्ध मतलब आप बचपन से स्टार्ट करेंगे और जब तक बुढ़े नहीं होंगे तब तक, ऐसा मतलब याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए कि यह शिक्षा क्या है कि प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए क्या होता है? प्रव्रज्जा संस्कार होता है। आप क्या करेंगे? बौद्धकालीन में शिक्षा कहाँ से? प्राथमिक से लेके उच्च प्राथमिक तक ग्रहण करेंगे, और बौद्धकालीन में शिक्षा के लिए कि आप लोग क्या करेंगे? मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रज्जा संस्कार कराएंगे। उपनयन संस्कार क्या होता है? आप लोग मुझे बताइए, उपनयन संस्कार क्या होता है? ये कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आदर्शवाद के प्रमुख परिवर्तक। आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, प्लेटो हैं, कमेनियस हैं, सुकरात हैं, डेक्रार्ट हैं, हीगल हैं, फ्रोबेल हैं आदि। ये कौन से हैं? आदर्शवाद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था ये 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था स्वामी विवेकानंद जी का? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र दामोदर दास से याद कर लीजिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये आपकी 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले के एक ब्रह्मचर्य आश्रम की क्या की? स्थापना की। 12/1 में इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आश्रम की स्थापना की और बाद में इनका नाम क्या रख दिया? शांति निकेतन। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा, उसके बाद क्या करें? लक्ष्य बताइए। तो छात्र में परिवार के आकार में प्रति समझ विकसित करना, जनसंख्या की वृद्धि के कारण और परिणामों को समझने में व्यक्ति की क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कराएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी अवांछित सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण और परिस्थिति में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है, वही आपका क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा किसने दी? बुनियादी शिक्षा के बारे में कौन बात करता है? आप लोग इसको भी बताइए। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटो की जो संस्था का नाम था प्लेटनिस्ट स्कूल ऑफ विंक और अकादमिक, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा का क्या था? पहली संस्था थी। राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य
राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार द्वारा के क्या थी, अधीन हो। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया, अति लघु प्रश्नों को कर लिया। अब हम लोग लघु उत्तरीयों को पढ़ेंगे। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर नहीं लाइक किया है तो अब आप सभी क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जो इस बार सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और साथ में आप लोग थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्या है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, या स्पष्ट कीजिए। ये पूछता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने दी, तो जॉन डीवी ने दी। इसमें इन्होंने किसके बारे में बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय, निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु निश्चित स्थान पर क्या करता है, प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। बस आप ये याद रखिए कि शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया। ये क्या बात करते हैं, तो ये छात्र की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। शिक्षक ने कहा कि हमें पढ़ाने के लिए छात्र का होना अनिवार्य है। छात्र आ गया, छात्र आया तो छात्र ने बोला कि मुझे पढ़ने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होनी चाहिए, तो छात्र को पढ़ने और शिक्षक को पढ़ाने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण, स्वास्थ्य चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति है ना, संस्कृति, आपकी जो संस्कृति है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य और अपनी कैरेक्टर को अच्छा बना रहे हैं ना। सामाजिक कुशलता मतलब आप समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। ये क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुणों व उनके दोषों को लिखिए। तो प्रयोजनवाद के भौतिक दृष्टिकोण प्रदान कीजिए। प्रयोजनवाद बालकों के व्यवहारिक जीवन को तैयार करता है। व्यवहारिक जीवन को प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया पे अधिक महत्व देता है। मतलब ये क्या करते हैं, करके सीखने पर ज़्यादा महत्व देते हैं। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद प्रगतिशील है। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा करके सीखेगा तो प्रगतिशील ही रहेगा ना। क्यों, ये चीज़ें खराब होगी फिर खराब होगी फिर उसको सही करेगा, इससे उसका क्या होगा, प्रगति होगा, चीजें वो सीखेगा। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की ओर प्रक्रिया बनाता है। अगर कोई चीज़ें खराब हो जा रही है तो हम लोग उसको फिर से बनाते हैं, और चीज़ें जब अगर नहीं समझ में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करते हैं, गूगल पे उसको सर्च करते हैं। चीज़ों को हम इधर उधर अपने आसपास देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें खराब हुई है तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि चीज़ें गतिशील है ना, हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम लोग क्या हैं, जागरूक हैं। तो ये क्या कौन बता रहा है, प्रयोजनवाद। इसके दोष क्या हैं देख लीजिए। तो प्रयोजनवादी आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देते हैं, है ना। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, ना ही अध्यात्म। ये अध्यात्म की ओर हमें कम ले जाते हैं। ये मतलब साइंस के बारे में चीज़ें बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये ऐसी हो जाएगी। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये चलते फिरते रहते हैं ना, गतिशील हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को संक्षेप में लिखिए। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। टैगोर जी क्या कहते थे कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। एक मनुष्य जब परेशान होता है तो वो मनुष्य के ही पास जाता है।
क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, मैं इसको बताऊँगा तो ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगा। वैसे ही टैगोर जी ने क्या कहा कि मनुष्य केवल मनुष्य को ही समझ पाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों की पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि शिक्षक छात्रों, ये मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये कहते थे कि मनुष्य केवल मनुष्य पे ही विश्वास करता है। शिक्षक का व्यवहार नेचर ऐसा होना चाहिए कि छात्र और एक शिक्षक में क्या हो, एक पवित्र रिश्ता हो, विश्वास हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, दया हो, इन सारी चीजों के साथ क्या हो, वो शिक्षक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण, आप जल प्रदूषण के बारे में स्वयं लिख सकते हैं कि नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपाय। देखिए, पानी के रास्ते में समुद्र तटों की सफाई करते रहना चाहिए। प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट ना होने वाली पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। जल स्रोत से पशुओं को नहीं धोना चाहिए। जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आप क्या करते हैं कि सारे आप अपना डस्ट बटोर लेके जाते हैं और जल में फेंक देते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है ना। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। विद्यालय शिक्षार्थी और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कर रहा है, पर्यावरण अभियान और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल है। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका और विद्यालय का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मतलब इसमें आप क्या करना चाहिए, विद्यालय को जागरूक बनाना चाहिए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है और चीज़ें आप लोगों के पास ज़्यादा हैं। मुश्किल से आप लोगों के पास 25 दिन है, इससे ज़्यादा 25 से कम ही दिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप बहुत से बच्चे अभी सोच ही रहे होंगे कि अरे एग्ज़ाम डेट आ जाए तब पढ़ें, वो सोचते ही रह जाएंगे और ऐसे ही सोचते सोचते उनका बैग भी लग जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे स्कूल जा सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि किस अधिकार अधिनियम में इसकी बात की गई है। किंतु अनिश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में क्या हो रही है, बाधक होती है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम के लिए क्या विवश कर देती हैं कि अगर आपके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सुबह शाम अच्छे से मतलब खाना आपका पेट भी भर सके, तो आप छोटे ही हैं बट आप बाहर निकल के क्या करेंगे, काम करेंगे। किस लिए करेंगे, अपने पेट को भरने के लिए करेंगे। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका पर अपना विचार कीजिए। तो शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन मूल्यों पर शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि हमें खाली जो आपका सिलेबस है हमें उसे ही पढ़ाना चाहिए। हमें एज ए टीचर ये भी सिखाना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मूल्यों के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षक भावी पीढ़ियों का दिमाग और चरित्र का आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम एज ए टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो मैं यही सोचूंगी कि आप एक अच्छे नागरिक बने। ऐसा नहीं है कि आप चोर डकैत या कुछ भी बन जाएं। एक टीचर है या यही सोचता है कि हमारा बच्चा क्या हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मतलब वो एक अच्छी पोस्ट पे जाए। तो एक शिक्षक जब भी बच्चों को पढ़ाता है तो यही सोच के पढ़ाता है कि हाँ, इससे हमारे समाज का क्या होगा, भविष्य का निर्माण होगा।
कल्याण को बढ़ावा देने में क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह न केवल ज्ञान प्रदाता है बल्कि समाज में सकारात्मकता बदलाव के लिए मार्गदर्शन का रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक एवं विद्यालय की विभिन्न कार्य हैं। अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो टीचिंग क्लासेस नाम से है। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आपका कोई कॉलेज ग्रुप है तो वहाँ पे भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप अभी तक अगर लाइक भी नहीं किए हो तो कर दीजिए। नवीन परिवर्तन लाने में क्या है, सहायक होता है। सामाजिक गत्यात्मकता, सामाजिक सुधार, ज्ञान के क्षेत्र में विकास, मतलब परिवर्तन। ओवरऑल एक टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को क्या कर रहा है, ऐसा बनाना है जो समाज के साथ साथ चले, जरूरत पड़ने पे परिवर्तन की ओर भी ध्यान दें, मतलब हर चीज़ों का वो ध्यान रखे। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा की क्या उद्देश्य है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रॉबेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना और उनका चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर देना। इनका मानना था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाएं, जिससे बच्चों का क्या हो, शारीरिक डेवलपमेंट में, मतलब फिजिकल भी वो डेवलप हो, बौद्धिक भी डेवलप हो, हर तरीके से ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सन 2016 के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है मैंने इसको कंप्लीट कराया है। कल हम लोग नवीन प्रयास को पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं सन 2016 का पहले कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद सन 2017 का आप सभी को कंप्लीट कराऊंगी। जनसंचार माध्यम की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरह में सहायक होते हैं। जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया में सहभागिता और विकास के लिए अनावश्यक तकनीकी दक्षता का प्रदान करना। अतः सूचनाओं को प्रेषित करना एवं विशेष दृष्टिकोण पर उन्हें क्या करना है, व्यवस्थित करने की कार्य करना। मतलब कुछ खास नहीं है जनसंचार के माध्यम में। तो हम लोगों ने सन 2016 के सारे प्रश्नों को कर लिया। इसमें 15 अति लघु प्रश्न थे, 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, साथ में आपके 10 क्या थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आज हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा को कर लिया। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम फैब में होना है। आप लोग लग जाइए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, आप सभी तैयारियों में लगिए, क्योंकि अब इधर उधर में टाइम वेस्ट मत करिए। अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, आप सभी के लिए ज़रूरी है। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।